किस्मत अपनी हथेली में रखकर तू क्यों अपना नसीब ढूंढता है। किस्मत अपनी हथेली पर रखकर तू क्यों अपना नसीब ढूंढता है। अगर सीखना है तो समुंदर से सीख, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। चलिए हम आज क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ते हैं, जो कि हमारे एग्जाम से संबंधित बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हर साल इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा इससे मतलब जितने भी जो इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं आपको एक तरह से इंटरेस्टिंग ही लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर अभिक्रिया की बात करें, रिएक्शन की बात करें, तो हमारे आसपास बहुत सारे रिएक्शन होता है और बहुत सारी परिवर्तन होता है, तो वो अभिक्रिया के दौरान ही परिवर्तन आता है। तो इसलिए हमारे लिए एक तरह से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे देखने की कोशिश करेंगे, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले वर्ड आया है रासायनिक अभिक्रिया। इस वर्ड को समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। इसका जो इंग्लिश में इसको कहे तो केमिकल रिएक्शन होता है। इसका मीनिंग केमिकल रिएक्शन। वर्ड को समझेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया को बाद में। सबसे पहले इसकी जो बेसिक है, इसकी जो जड़ है, सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, इसके बेसिक क्या है। तो इसके बेसिक में आ जाता है इसके कुछ वर्ड। जैसे बात करें रासायनिक अभिक्रिया से होता क्या है, सबसे पहले ये भी जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया से होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक परिवर्तन आता है। रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक परिवर्तन आता है। अब बात आए यहाँ पे परिवर्तन का, तो सबसे पहले हम रासायनिक को बात पे सबसे पहले वर्ड समझते हैं परिवर्तन की। परिवर्तन है क्या, तब ये समझेंगे कि रासायनिक है क्या। रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन किसको कहते हैं। परिवर्तन को हम आसानी से समझाएं तो परिवर्तन क्या है कि जब कोई पदार्थ या कोई भी चीज एक रूप से दूसरे रूप में आए, एक रूप से दूसरे रूप में बदले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई पेपर है, कोई पेपर को हम फाड़ दिए तो उसका एक रूप बदला। जैसे कोई पेपर है, पेपर को फोल्ड कर दिया, पेपर को मोड़ दिए, तो एक आयत के आकार का पेपर है, हम मोड़ दिए, एक बेलन के आकार का कर दिए, तो एक रूप बदल गया उसका। एक तरह से क्या है वो परिवर्तन है। आपने देखा होगा परिवर्तन एक नहीं बहुत सारे परिवर्तन। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिन से रात होना, ये भी एक परिवर्तन है। सुबह से शाम होना, ये भी एक परिवर्तन है। आसपास में होने वाले बहुत सारे परिवर्तन। हमारे शरीर के अंदर की बात करते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी परिवर्तन होता है। भोजन का पचना, ये भी एक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, ये भी एक परिवर्तन है। चावल से भात का बनना, ये भी एक परिवर्तन है। तो इस तरह से बहुत परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन परिवर्तन में एक अलग अलग रूप फिर नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसे परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिफाइन करेंगे कैसे परिवर्तन को। जब कोई पदार्थ या कोई भी चीज एक रूप से दूसरे रूप में बदले, तो उसे हम लोग परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन आसपास हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आज अगर हम कलर की बात करें, मेरा कलर आज थोड़ा सा डीप है, हम थोड़ा सा अगर हम क्रीम लगा के अपने रूप को बदल लें, तो रूप बदला, तो इसका मतलब क्या है? ये परिवर्तन है। तो परिवर्तन हमारे आसपास बहुत सारे हैं। जंग लगना, वो भी एक तरह से क्या है? परिवर्तन ही लाता है। जब जंग लाता है तो उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, एक अलग रूप बन जाता है उसका, तो एक तरह से क्या है? परिवर्तन है। किसी भी लोहे में जंग लग गया तो वो भी एक तरह से क्या है? परिवर्तन है। इस तरह से परिवर्तन बहुत सारे हैं। पेपर को जलाए, पेपर जल करके राख हो गया, वो एक तरह से क्या है? परिवर्तन है। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन है। जैसे हम अभी एग्जांपल दिए कि जैसे दूध है, दूध एक पदार्थ है, दूध से क्या बन गया? दही बन गया, एक परिवर्तन है। हमने कहा कि एक हम ले लेते हैं कोई पदार्थ, पानी, पानी से क्या बन गया? बर्फ। दूध लिए, दूध से दही बन गया, ये क्या है? परिवर्तन। दूध का एक अलग रूप था और दूध से क्या बन गया? दही बन गया, एक परिवर्तन। पानी था, पानी से क्या बन गया? बर्फ बन गया, ये एक परिवर्तन है। लेकिन बात आता है यहाँ पे परिवर्तन का एक दो रूप नजर आ रहा है यहाँ पे आपको। कैसे? जैसे जब दूध से दही बन जाता है, तो दूध से दही बनने के बाद अब वो दही से दूध नहीं बन सकता है। दूध का फॉर्म दही बन गया, लेकिन दही वाले जो रूप है, दही वाले जो फॉर्म है, वो अब दूध नहीं बन सकता है। और दूसरा चीज आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो दूध का जो गुण होता है, दूध के जो गुण है, प्रॉपर्टीज हैं, वो दही से पूरी तरह से अलग है। और जो दही का गुण है वो दूध से पूरी तरह से अलग है। जबकि दही बना है दूध से ही, तो दूध का गुण और दही का गुण दोनों का एक अलग अलग गुण है।
दूध का पहले जो गुण था वो अलग था, जब दूध दही बन गया तो अब उसका गुण अलग हो गया। तो ये भी एक परिवर्तन है, लेकिन इस परिवर्तन में आप दो चीज देख रहे हैं कि ये अपने पुरानी अवस्था पे नहीं आ रहा है, नहीं आ सकता है। दूसरा, इसके गुणों में पूरी तरह से परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यही अब दूसरा परिवर्तन की बात करें, जैसे पानी है, पानी से बर्फ बन जाता है। पानी एक अलग रूप है, पानी से अब बर्फ बन गया, एक अलग रूप बन गया पानी का। लेकिन अब फिर इसको देखेंगे तो बर्फ से फिर पानी भी बन सकता है, लेकिन यहाँ दही से दूध नहीं फॉर्म ले रहा है, लेकिन बर्फ से पानी ले रहा है। ये भी तो परिवर्तन है, लेकिन ये भी परिवर्तन है, लेकिन रूप अलग अलग परिवर्तन का है। अब यहाँ पे देखिए, पानी का जो रूप है वो बर्फ बन रहा है, और बर्फ से फिर पानी अपनी पुरानी अवस्था में आ रहा है। पुराना अवस्था क्या है पानी का? पानी था पुराना अवस्था, पानी से क्या बन गया? बर्फ। बर्फ से फिर क्या बन रहा है? वो पानी बन रहा है। अपना परिवर्तन जो कर रहा है, इस परिवर्तन में फिर अपने पुराने अवस्था में भी आ सकता है। दूसरा कि इसके जो गुण है और इसका जो गुण है, दोनों का एक समान गुण है, दोनों के गुणों में अंतर नहीं हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे देख रहे थे, इस तरह के परिवर्तन में गुणों में अंतर था, और अपने पुरानी अवस्था को, अपने पुराने जो स्टेट है, पुरानी जो अवस्था है, उस अवस्था में वो नहीं आ सकता है। इस तरह के जो परिवर्तन है, तो अलग अलग रूपों का जो परिवर्तन है, तो इस तरह से अलग अलग परिवर्तन होने के नाते, अलग अलग रूप होने के नाते परिवर्तन का, इसका नाम भी दो हो जाता है, अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो इस पूरे पृथ्वी की बात करें, हमारे आसपास जितने तरह का परिवर्तन होता है, उसको वो 3 तरह के परिवर्तन होते हैं, लेकिन मेनली हमको 2 तरह के परिवर्तन ज्यादा दिखते हैं। वो 2 ही तरह के परिवर्तन आपको पढ़ना है। सबसे पहला परिवर्तन की हम बात करें तो यहाँ पे पहला परिवर्तन की बात करें तो पहला परिवर्तन एक तरह से बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। आपने भी देखा कि भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा था, रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा था, अभी आपको हम और समझाते हैं अच्छा से। एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिकों में चेंज होता है, उसके फिजिकल में बदलाव आता है। रासायनिक परिवर्तन में उसके केमिकल के साथ साथ जो है केमिकल में परिवर्तन आता है, लेकिन उसके गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है, और इसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता। जैसे पानी से बर्फ बन गया, पानी से बर्फ बन गया, ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसके भौतिक रूपों में परिवर्तन हुआ है, बल्कि गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें, जैसे दूध से दही बन गया, दूध और दही दोनों एक अलग अलग गुणों वाला है। दूध से दही बन गया, अब उसके परिवर्तन पूरी तरह से बदल चुका है। जो दूध से दही बन गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होने के साथ साथ उसके गुणों में भी परिवर्तन हो गया है। जो दूध का गुण है वो दही का गुणों में नहीं मैच करता है, दोनों का अलग अलग गुण होता है। तो इसलिए इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब देखिए, इस भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन पे कलर का बदलाव नहीं हो रहा है। पानी और बर्फ की बात करें तो कलर में बदलाव नहीं, लेकिन हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, या रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है, रासायनिक परिवर्तन में आप क्या देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में गुण को परिवर्तन होता है, एक अलग तरह के और परिवर्तन लाते हैं। जब भी रासायनिक परिवर्तन कहीं है, इसका मतलब वहां पे गुणों में बदलाव के साथ साथ अपने कलर में भी बदलाव लाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन। अगर आप डिफाइन करना चाहें कि भौतिक परिवर्तन क्या, रासायनिक परिवर्तन क्या, तो आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जिस परिवर्तन में गुणों में परिवर्तन नहीं होगा, उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जिस परिवर्तन में गुणों में परिवर्तन आएगा, एक नया गुण आएगा, उसमें हम लोग उसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पानी से बर्फ बन गया और दूध से दही बन गया। पानी से बर्फ बना, पानी और बर्फ का गुण समान, लेकिन यही दूध और दही की बात करें, दोनों का गुण असमान, दोनों का एक समान गुण नहीं है। तो इसलिए इस तरह के परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में एक चीज ये देख रहे हैं कि ये अपने पुराने अवस्था को फिर वापस कर सकता है। बर्फ से फिर पानी आ सकता है, लेकिन दूध से दही बन गया तो अब ये दही से दूध नहीं बन सकता है। रासायनिक परिवर्तन में अपने पुरानी अवस्था को और अपनी पुरानी अवस्था को वापस नहीं कर सकता है। एक रासायनिक परिवर्तन का एक गुण है। ठीक है, तो इस तरह से भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हमारे आसपास होते रहते हैं। भोजन का पचना एक तरह से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना भी एक परिवर्तन है। सुबह से शाम होना, ये एक तरह से क्या है? परिवर्तन है। दिन और रात का होना एक तरह से क्या है? परिवर्तन है। तो हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। लोहे में जंग लगना, वो भी एक परिवर्तन है। तो परिवर्तन का एक अलग अलग रूप है, लेकिन पूरी धरती पर यही 2 तरह के मेनली होते हैं, या तो भौतिक परिवर्तन या तो रासायनिक परिवर्तन।
एक और है रेडियो एक्टिव परिवर्तन। समझिए। अब उसके बाद अब हम समझने की कोशिश करेंगे। अब अपने टॉपिक पर आएंगे, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले परिवर्तन को समझे। अब परिवर्तन को समझने के बाद अब हम लोग इस वर्ड को समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। हम वर्ड को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, वर्ड के ओरिजिन को देखेंगे, वर्ड का मीनिंग क्या निकल के आता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन वर्ड है, रासायनिक अभिक्रिया, इस वर्ड को सबसे पहले समझेंगे कि अभिक्रिया जो वर्ड है, रिएक्शन जो वर्ड है, इसका रियल मीनिंग क्या आता है, क्या निकल के आता है इसका मीनिंग। रिएक्शन, अगर हम बात करें इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, रिएक्शन शब्द। जैसे रिएक्शन री प्लस एक्शन से मिलकर के बना है। री का मतलब होता है दोबारा और एक्शन का मतलब होता है क्रिया। हिंदी में कहे तो एक्शन को क्रिया कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस धरती पे कोई भी पदार्थ अगर है तो वो बाय एक्शन आया है, कोई पदार्थ बाय क्रिया से कोई पदार्थ बना है। अब वो पदार्थ जो बन चुका है एक्शन से, अब वो किसी दूसरे पदार्थ से एक्शन करेगा तो उसका एक्शन उसके लिए नहीं होगा, उसका दोबारा एक्शन होगा। तो इसलिए हम उसको कहेंगे रिएक्शन। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है तो उसको क्रिया नहीं बल्कि अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि बाय एक्शन वो पदार्थ बन चुका है। अब वो पदार्थ क्रिया नहीं बल्कि अभिक्रिया करता है, बोले तो रिएक्शन करता है। तो अब यहाँ पे वर्ड आया है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप समझने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आपको हमने रिएक्शन वर्ड समझा भी, रासायनिक अभिक्रिया समझाया नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको सबसे पहले आपने दिमाग पे इमेज बनाते हैं समझ के कि रासायनिक अभिक्रिया क्या, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जैसे एक पदार्थ लिए हम सोडियम, एक पदार्थ ले रहे हैं सोडियम, ये एक पदार्थ है, एक केमिकल। एक पदार्थ लेते हैं हम क्लोरीन, एक पदार्थ ले रहे हैं क्लोरीन। दो पदार्थों को आपस में संयोजन करा रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, मतलब एक्शन करवा रहे हैं। बोले तो एक्शन नहीं रिएक्शन होगा, एक्शन नहीं होता है, क्योंकि बाय एक्शन ये पदार्थ बना ही है, बाय एक्शन ये पदार्थ बना है, तो ये एक्शन नहीं करेगा, किसी से भी करेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब सोडियम और क्लोरीन मिलता है तो ये मिलता नहीं, एक तरह से इसको क्या कहेंगे, अभिक्रिया करता है। सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन, दो अलग अलग पदार्थ है, सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। तो सोडियम और क्लोरीन जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे एक अलग पदार्थ बनाता है जिसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। आप यहाँ देख क्या रहे हैं कि सोडियम एक अलग पदार्थ, क्लोरीन एक अलग पदार्थ, यहाँ जो बन रहा है सोडियम क्लोराइड एक अलग पदार्थ। सोडियम का देख रहे हैं कि सोडियम का जो गुण होता है वो अलग होता है, क्लोरीन का गुण अलग है और सोडियम क्लोराइड का गुण पूरी तरह से अलग होता है। आपको पता नहीं था, आपको बता दें कि सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो गुण होता है वो इतना हाई रिएक्टिव पदार्थ होता है, इतना हाई रिएक्टिव तत्व है, जो अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में रहे तो तुरंत ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मिल करके तुरंत आग पकड़ लेता है, इतना हाई रिएक्टिव है। इसलिए इसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, जो इसका एक गुण है, इतना रिएक्टिव है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एक तरह से पूरी तरह से अलग गुण। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा पदार्थ है जो कि कीटाणु को नाश करने का काम करता है, कीटाणु को खत्म करने का काम करता है। जैसे कि किसी पानी पे क्लोरीन को मिला दिया जाए तो कीटाणु उसके अंदर जो है वो मर जाएंगे। क्लोरीन क्या करता है, कीटाणु को नाश करने का काम करता है। तो इसका गुण और इसका गुण पूरी तरह से एक अलग गुण है। अब जो सोडियम क्लोराइड बना दिया, एक तरह से पूरी तरह से एक अलग गुण है जो इसके गुण से और इसके गुण से मैच नहीं करता है। आप देख रहे हैं कि जब इसका अलग गुण था, इसका अलग गुण था, तो ये दोनों मिलकर के एक अलग पदार्थ बनाया सोडियम क्लोराइड, तो इसका भी एक अलग गुण है। तो इस तरह का जो परिवर्तन आ रहा है, इस तरह का जो क्रिया हुआ, इस तरह का जो अभिक्रिया हुआ, इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं ये कि दो अलग अलग पदार्थ या दो से अधिक भी हो सकता है या एक से अधिक बोल सकते हैं, एक से अधिक अलग अलग गुण वाले पदार्थ मिलकर के जब एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे या नए पदार्थ बनाए, नए गुण वाले पदार्थ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
आप इसको आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, वो कैसा पदार्थ, अलग अलग गुण वाले पदार्थ, सेम गुण वाला नहीं, एक या एक से अधिक अलग गुण वाले पदार्थ मिलकर के जब एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम एक अलग गुण वाला था, क्लोरीन एक अलग गुण वाला था, ये दोनों अलग अलग गुण होने के नाते एक अलग गुण वाला बनाया है पदार्थ, जो कि इनसे, इसके गुण से और इसके गुण से मैच नहीं करता है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है, इस तरह का जो रिएक्शन हुआ, दोबारा एक्शन हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, बोले तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में आप जहां पे जो देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया को, आप इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण, दो समीकरण किसको कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जब भी कोई भी चीज एक दूसरे चीज के बराबर हो, जब भी कोई कोई भी चीज है एक दूसरे चीज के बराबर हो जाए, वो एक तरह से समीकरण का ही रूप होता है। समीकरण मतलब कोई पद, एक पद दूसरे पद के जब बराबर हो जाता है उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे सोडियम क्लोरीन, ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो ये इसके बराबर है, इसलिए इसको क्या करेंगे, सोडियम, इसलिए इसको क्या करेंगे, समीकरण कहेंगे, क्योंकि ये एक स्थिति पे बराबर है। आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम में क्या होता है कि द्रव्यमान दोनों के जो होते हैं बराबर होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, यानी इसके जो द्रव्यमान होंगे, इसके जो द्रव्यमान होंगे बराबर है। तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है आपस में बराबर, इसको क्या कहेंगे, समीकरण। समीकरण के दो रूप होते हैं, एक होता है शब्दों का समीकरण, एक होता है संकेतों का समीकरण, संकेतों एवं सूत्रों का समीकरण। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम को हम लिख रहे हैं, सोडियम का संकेत Na, क्लोरीन का लिख रहे हैं Cl, क्लोरीन का संकेत Cl होता है, और सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। ये जो रूप दिखाई दे रहा है आपको, इसी को हम लोग कहते हैं समीकरण। यानी कि अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें या इसको परिभाषित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ये जो हुआ है, ये क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं या निरूपण करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोले कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के द्वारा, ये संकेत है, ये संकेत है, ये सूत्र है, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के द्वारा एवं सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना, यही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो शब्दों का भी समीकरण है, उसके बाद संकेतों एवं सूत्रों का भी समीकरण है। तो आपको जनरली आपकी जो सिलेबस है वो आपको ये नहीं पढ़ना है, ये शब्दों का समीकरण, ये समीकरण पढ़ना है, संकेतों एवं सूत्रों वाला समीकरण। इसलिए क्योंकि इसके पढ़ने से बेनिफिट है, कुछ फायदे हैं। आप कहेंगे कौन से फायदे हैं, जो कि शब्दों का समीकरण नहीं बल्कि संकेतों एवं सूत्रों का समीकरण पढ़ा जाता है। तो इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, ये क्या फायदा, किसका फायदा बोल रहे हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के फायदे बता रहे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि सोडियम को हम लिख रहे थे, क्लोरीन को लिख रहे थे, सोडियम क्लोराइड के लिखे थे शब्दों में, तो बहुत जगह कागज की, अगर हम कागज पे लिखे तो कागज में ज्यादा कागज की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सोडियम यहां से यहां तक आ रहा है, इसी को शॉर्टकट में इसका संकेत से लिखे तो सोडियम कितना शॉर्टकट होगा, Na। क्लोरीन को इतना जगह ले रहा है, क्लोरीन को इसका संकेत देखेंगे, क्लोरीन कितना छोटा हो रहा है, कितना कम स्थान ले रहा है। तो सबसे पहला आपको ये फायदा नजर आ रहा है कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के द्वारा या सूत्रों के द्वारा अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो कागज में कम स्थान की आवश्यकता होता है, जो एक बेनिफिट है। नंबर 2, बेनिफिट की बात करें नंबर 2, तो नंबर 2 बेनिफिट आपको क्या नजर आता है कि जो हम सोडियम को ये सोडियम लिखे हैं, जो क्लोरीन को हम ये क्लोरीन लिखे हैं ऐसे, जो सोडियम क्लोराइड को ऐसे लिखे हैं, ये हम इंडियन ही जानते हैं ये सोडियम है, या और भी कोई देश जानता होगा, लेकिन बहुत सारे देश हैं। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो ये सोडियम को हम सोडियम सब नहीं पहचानते होंगे ऐसे, जैसे ये शब्दों में लिखे हैं, जिससे अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों को इसका अध्ययन करना डिफिकल्ट होगा, कठिनाई होगा, वो नहीं कर पाएंगे सही से।
इसलिए इस शब्दों को समीकरण ना लिख करके इसको संकेतों में लिखा जाता है। अगर हम संकेतों में लिख देने से जो सोडियम यहाँ पे है संकेत, क्लोरीन जो संकेत है यहाँ पे, NaCl जो है ये सूत्र, ये इंटरनेशनल लेवल पर है। इसको आसानी के साथ कोई भी देश या हो, कोई भी देश के अंदर किसी कोने पे हो, सब पहचानेंगे कि ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम क्लोराइड है। इस तरह से संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखने से वैज्ञानिकों को अध्ययन करना आसान हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्र के मदद से निरूपण करने से क्या होता है कि वैज्ञानिकों को अध्ययन करना, इसके बारे में जानना, इसके बारे में पढ़ना आसान हो जाता है कि कौन सा समीकरण कैसा है, क्या है। तो इसलिए ये दूसरा बेनिफिट था। पहला बेनिफिट क्या था कि इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के क्या फायदे। पहला फायदा क्या था, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने से कम कागज की आवश्यकता होता है। नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने से क्या होता है कि वैज्ञानिकों को अध्ययन करना आसान होता है। नंबर 3 और बेनिफिट है, सोडियम और क्लोरीन को अगर हम यहाँ पे संकेत के द्वारा लिख दिए हैं और यहाँ पे शब्दों में लिखे थे, तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन पे, सोडियम क्लोराइड जो लिखे थे शब्दों पे, यहाँ पे इसके अणु और परमाणु की संख्या का पता नहीं चलता है, कितने अणु सोडियम का, कितने परमाणु सोडियम का। कभी आपने देखा है कि 2 सोडियम या 3 परमाणु, ऐसे नहीं। अणु परमाणु कभी रिप्रेजेंट नहीं होता शब्दों के समीकरण के, तो इसलिए अणु और परमाणु का साफ साफ पता नहीं चलता है। लेकिन यही अगर हम यहाँ पे संकेतों से लिख दिए हैं, सूत्रों से लिख दिए हैं, तो इसके अणु और परमाणु की संख्या का साफ साफ स्पष्ट पता चलता है कि सोडियम का कितना अणु भाग ले रहा है, कितना परमाणु भाग ले रहा है, क्लोरीन का कितना अणु कितना परमाणु भाग ले रहा है, और कितना परमाणु का कितना अणु का सोडियम क्लोराइड बना हुआ है। साफ साफ अणु और परमाणु का पता चलता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने का ये तीसरा बेनिफिट है कि परमाणु और अणुओं का साफ साफ पता चलता है। ये था तो आपका ये तीसरा फायदा। तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है बाय बेनिफिट के कारण। बेनिफिट के कारण रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो आपको हमने 3 बेनिफिट बताया। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना या निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान आपको कुछ और भी कुछ टर्म में आपको जानना है। जैसे आपने देखा कि सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर के क्या बना दिया था, सोडियम क्लोराइड। यही था क्या रासायनिक अभिक्रिया था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन जो भाग ले रहा है, इसका क्या नाम होना चाहिए। जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसका नाम क्या। और जो बन रहा है इसका नाम क्या। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे कहते हैं अभिकारक। उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है जो पदार्थ, उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। जैसे सोडियम और क्लोरीन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इस सोडियम और क्लोरीन जो ये हो गया, ये क्या हो गया, अभिकारक। अगर हम बात करें यहाँ पे जो बना सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड जो यहाँ पे बना, ये इन दोनों अभिक्रिया के दौरान जो है, इन दोनों अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल, या इसी का एक अदर नाम है उत्पाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, या प्रोडक्ट कहते हैं। आप आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। अभिकारक किसको कहेंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के दौरान एक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये भी जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, तो है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कहीं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, क्या पहचान है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ पहचान होता है। कहीं पे भी अगर रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसके कुछ पहचान लेकर आते हैं वो। सबसे पहले बात करें पहचान का, रासायनिक अभिक्रिया का क्या पहचान है। अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो उसका क्या पहचान है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले पहचान की बात करें तो ये रंग में परिवर्तन लाता है। जहां पे भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहां रंग में क्या आता है, परिवर्तन आता है।
जैसे आपने देखा होगा लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगता है तो एक अलग तरह का रंग में परिवर्तन लाता है, तो वहां पे क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तभी रंग में परिवर्तन आया है। नंबर 2, अगर कहीं पे गैस का निष्कासन हो रहा है, कहीं गैस निकल रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस हो या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, मतलब बाई केमिकल रिएक्शन कहीं पे गैस निकलता है, कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तभी क्या निकलता है, गैस का निष्कासन होता है। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक पहचान है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसका एक पहचान क्या होगा, रंग में परिवर्तन या गैस का निष्कासन, इस तरह से आपको पहचान देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे पहुंचते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार है, लेकिन हम बात की अभी समीकरण का, रासायनिक समीकरण का, कि रासायनिक समीकरण क्या था। तो आपको हमने बताया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों, पदार्थों के जो संकेत है या केमिकल के जो संकेत है, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करना या निरूपण करना या रिप्रेजेंट करना, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। एक होता है रासायनिक समीकरण को कहते हैं एक संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित समीकरण की बात करें, जिस रासायनिक समीकरण पे अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या बराबर नजर आए, उसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कार्बन लिखे और ऑक्सीजन लिखे, कार्बन का यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अणु और परमाणु, ऑक्सीजन का 2, तो यहाँ पे क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इधर पे कार्बन की संख्या देखे तो एक अणुओं की संख्या इधर कितना है, एक, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2, तो इधर जितना इधर भी इतना, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, अणु और परमाणु की संख्या। तो ये क्या है, संतुलित समीकरण है। जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण पे इसमें जो तत्वों की संख्या, तत्व जो होगा, जो भी पदार्थ हो, पदार्थ के अणुओं और परमाणु की संख्या अगर बराबर हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे देख रहे कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ है, इसके अलग अलग अणु और परमाणु है, और इधर जितना है उतना इधर भी है। इधर ऑक्सीजन का आप कितना देख रहे हैं, 2, इधर कार्बन का कितना देख रहे हैं, 1, तो इधर भी वही है, इधर भी वही है, जो इधर वो इधर, तो ये क्या है, बैलेंस है इसके अणु और परमाणु की संख्या, इसलिए इसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें जिस समीकरण पे अणु और परमाणु की संख्या बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख दिए FeO2, हम यहाँ पे लिख दिए FeO। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि FeO2, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे भी आयरन है, लेकिन ये तो आयरन वाला पार्ट बराबर है। ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 नजर आता है, यहाँ पे 1, ये बैलेंस नहीं है। तो अणु और परमाणु की संख्या जब अनबैलेंस रहे तो उसको क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन बात की आता है, क्या समीकरणों को संतुलित होना चाहिए या असंतुलित होना चाहिए। जब भी रासायनिक समीकरण की बात आए तो रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं, असंतुलित नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम आपने पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर, द्रव्यमान संरक्षण नियम। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ना तो नाश होता है ना तो उत्पन्न होता है। पदार्थ की जो द्रव्यमान है, पदार्थ की जो द्रव्यमान है, पदार्थ की द्रव्यमान का ना तो नाश होता है ना ही वो उत्पन्न होता है। जब ना द्रव्यमान उत्पन्न होता है ना नाश होता है, तो इसके परमाणुओं की संख्या कैसे आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अणुओं और परमाणुओं की संख्या क्या करना पड़ेगा, बराबर करेगा, नहीं तो वो द्रव्यमान की संख्या अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए किसी भी पदार्थ, किसी भी समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अगर कोई भी समीकरण संतुलित नहीं है, सबसे पहले इसको संतुलित किया जाए। क्योंकि संतुलित समीकरण क्यों करना, संतुलित क्यों किया जाता है, ताकि उसके अणुओं और परमाणु संख्या बराबर हो जाए। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है। क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी समीकरण में, रासायनिक समीकरण में पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ के जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना तो वो उत्पन्न होता है।
तो इसलिए जब उत्पन्न ना नष्ट होता है तो कम बेस कहीं कम कहीं ज्यादा क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि मान ली यहाँ पे देखो, यहाँ पे FeO2 है, यहाँ पे FeO, यहाँ पे द्रव्यमान ज्यादा होगा, यहाँ पे द्रव्यमान कम, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु भाग ले रहा है, दोनों 2 परमाणु, यहाँ पे एक ही। तो इस तरह से अनबैलेंस हो गया, परमाणु द्रव्यमान में भी अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बैलेंस करना आवश्यक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप जान सकते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित इसलिए किया जाता है या क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न होता है, ना तो वो नष्ट होता है। पदार्थ के द्रव्यमान का ना तो नाश होता है, ना ही वो उत्पन्न होता है। जब नाश ना उत्पन्न होता है तो इस तरह से क्या होना चाहिए, उसका दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, अभिकारकों में भी और प्रतिफलों में भी। इसलिए उसका बैलेंस करना जरूरी है। तो रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस, रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, अगर कोई बैलेंस नहीं है तो आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम इसके टॉपिक को पकड़ते हैं, उसके बाद रासायनिक समीकरण की जो संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसको भी बाद में देखेंगे कि कैसे किसी समीकरण को आसान तरीके से समीकरण को संतुलित करते हैं बिना किसी कठिनाई के, आसानी के साथ आप समझ सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करना है। पहले इसका हम आगे जो है उसको हम बता देते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को बाद में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के प्रकार है नजर आते हैं, कितने कितने तरह के अभिक्रिया होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो बहुत सारे प्रकार नजर आते हैं, लेकिन हम आज कुछ अभिक्रिया को पढ़ेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया की बात करें हम, संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया के अनुसार उसके नाम भी हैं। जिस तरह से जो रिएक्शन जिस तरह से करता उसी के अनुसार उसके नाम भी पड़े। जैसे संयोजन अभिक्रिया, आपने वर्ड को सबसे पहले जानिए कि संयोजन और संयोजन का मतलब क्या होता है। अभिक्रिया आप जान चुके हैं, जिसमें दो पदार्थ आपस में या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, अभिक्रिया ही होता है। जैसे संयोजन है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इंग्लिश में इसका देखा संयोजन को तो कॉम्बिनेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़े और जुड़ करके कोई एक ही पदार्थ का निर्माण करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आपने पहले जान चुका है कि संयोजन अभिक्रिया हो या कोई भी अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया, गुणों में तो परिवर्तन आएगा ही, एक अलग गुण वाला पदार्थ बनता है। तो जब भी संयोजन अभिक्रिया होता है तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके वो एक ही पदार्थ बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हम एक रूप लें संयोजन अभिक्रिया का, तो रूप क्या होता है, जैसे एक पदार्थ के लिए ए, एक पदार्थ के लिए बी, दोनों मिलकर के क्या बना दिया, ए बी। दो अलग अलग पदार्थ मिलकर के कोई एक ही पदार्थ बना रहा है, इसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो अलग अलग पदार्थ मिलकर के कोई एक ही पदार्थ को बना रहा है, तो इस तरह के अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप आसानी के साथ डिफाइन भी कर सकते हैं, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके या जुड़ करके या संयोग करके कोई एक ही उत्पाद का या कोई एक ही प्रतिफल का या कोई एक ही पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। भाषा अपना आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं अपनी भाषा के अनुसार, क्योंकि एग्जाम में यही आता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। जब अपने ही शब्दों में उत्तर देना है तो सबसे पहले अपने शब्दों में उत्तर तभी बना पाएंगे जब आपको अच्छे से समझ हो। तो संयोजन अभिक्रिया को कैसे डिफाइन करेंगे, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जब आप देख पा रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया है क्या बोल रहे हैं हम, कि जिसमें देख रहे हैं कि दो अलग अलग पदार्थ या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकता है, तो मिलकर के जब कोई एक ही पदार्थ को बनाता है, जब एक ही पदार्थ का निर्माण करता है, जब एक ही उत्पाद का निर्माण करता है या एक ही प्रतिफल का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिए है, कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। जैसे हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ये H2O बना दिया, जल बना दिया, कोई एक ही पदार्थ बना रहा है, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया का, ये अभिक्रिया के प्रकार। दूसरा अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया, जो संयोजन का पूरी तरह से उल्टा। संयोजन अभिक्रिया क्या था कि जिसमें संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन करना। अगर हम इसकी बात करें वियोजन अभिक्रिया का, तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेकअप। वियोजन अभिक्रिया बोले तो वियोग होना, जिस अभिक्रिया में पदार्थों का वियोग होता है,
वियोग बोले तो टूटता है। वियोग होना मतलब टूटना, यानी कि जिस अभिक्रिया में कोई बड़ा यौगिक टूट करके एक अलग अलग यौगिक में बढ़ जाते हैं, ये अलग अलग पदार्थों में बढ़ जाते हैं, या सीधा सा बोल सकते हैं अपनी भाषा में, जिस अभिक्रिया में कोई बड़ा पदार्थ टूटा और टूट करके अलग अलग पदार्थ में बढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब हुआ वियोग होना, मतलब एक साथी से अलग अलग साथी बन जाना। कोई एक साथ एक ग्रुप में है और वो ग्रुप टूट करके अलग अलग ग्रुप में बढ़ गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, मतलब वियोग हो गया। वियोग मतलब एक साथ एक घर से अलग अलग बिखर गए लोग, टूट गए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग पदार्थ है, एक ही पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम हीट देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड अलग और CO2 अलग बन जाता है। ये एक पदार्थ टूट कर करके अलग अलग पदार्थों में बढ़ गया, कोई एक बड़ा पदार्थ टूट करके अलग अलग पदार्थों में बढ़ गया। ये जो अभिक्रिया है इसी को कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। यानी कि जिस अभिक्रिया में कोई बड़ा यौगिक टूट करके, यौगिक इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीन अलग अलग, और वो तीनों शुद्ध पदार्थ है, मिलकर के कोई एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? यौगिक कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा यौगिक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये जो है ये क्या है? इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे वियोग हो गया, टूट गया, कोई एक बड़े यौगिक टूट करके एक अलग अलग यौगिकों में बढ़ गया। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी अभिक्रिया में कोई बड़ा यौगिक टूट करके एक अलग अलग यौगिकों में बढ़ जाता है या एक अलग अलग पदार्थों में बढ़ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस अभिक्रिया में कोई बड़ा पदार्थ टूट कर करके अलग अलग पदार्थों में बढ़ जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोग होना मतलब टूटना। इस तरह से हम आपको अगले वीडियो में फिर से इसके आगे वाले पार्ट को पढ़ाएंगे। समीकरण को संतुलित कैसे करना है और आसानी के साथ इसके भी बारे में अगले वीडियो में बताएंगे।